Assalamu alaikum. In this video, we will discuss lysosomal storage diseases. The last practical for biochemistry block 6. दो ही प्रैक्टिकल थे, पहला हमने डिस्कस कर लिया था, अब है lysosomal storage diseases. तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि होती कौन कौन सी हैं और क्यों होती हैं. ठीक है, lysosomal storage diseases are a group of rare genetic disorders characterized by deficiencies in specific enzymes. ठीक है, genetic disorders होते हैं नंबर 1 और certain enzyme deficiencies की वजह से होते हैं. They are और वो वाली enzyme जो कि एक certain compound को break कर रहे होते हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेरियस सब्सटेंसेज विद इन लाइसोसोम्स विच आर सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल. ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर स्पेसिफिकली एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं. ठीक है, दीज डेफिशिएंसीज लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज विद इन सेल्स. और वो एंजाइम जिन सब्सटेंसेज की डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व थे, जब उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे सेल्स के अंदर, कॉजिंग सेलुलर डिसफंक्शन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज. ऑलराइट, so there are over 50 different lysosomal storage diseases, each caused by a deficiency in a specific lysosomal enzyme. Examples उनके क्या क्या हैं, जैसे गॉशर्स डिजीज़ है, टे सेक्स है, नेमान पिक डिजीज़ है, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस है और पॉम्पेस डिजीज़, फैब्रेज डिजीज़. ठीक है, ये सारी बुक में भी लिखी हुई हैं इन अ फ्लो चार्ट, उसमें एक डायग्राम की फॉर्म में सारे 7 साइड बॉक्सेस के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा थोड़ा सारी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए. ये आपसे ऑस्पी में साइड क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा सकता है. सो गॉशर्स डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज रिजल्टिंग इन द accumulation of glucocerebroside, because glucocerebroside is the enzyme that is responsible for the breakdown of glucocerebroside. तो जब वो नहीं होगा ब्रेक तो वो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा सेल के अंदर, प्राइमरीली अफेक्टिंग द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो. इनमें से काफ़ी सारे हैं जो स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं और कुछ हैं जिनके अंदर CNS इन्वॉल्वमेंट भी है. तो आपने ये भी याद रखना है कि CNS इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर है? जो CNS के अंदर रिलेटेड सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से. ठीक है, तो आपको गॉशर्स डिजीज़ में एक बात पता चली कि इसमें CNS इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका जो सिनेरियो होगा उसमें पेशेंट का जो मेंटल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल होंगे, बिकॉज ये CNS को अफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, और आपने याद कर लिया कि स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो को अफेक्ट कर रहा है. तो उसके बाद है टे सेक्स डिजीज़. टे सेक्स डिजीज़ में एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है? हेक्सोसामिनीडेज ए. ठीक है, और इसमें गैंग्लियोसाइड्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं ब्रेन के अंदर. गैंग्लियोसाइड्स होते ही ब्रेन के अंदर हैं. ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर. इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये CNS को प्राइमरीली अफेक्ट कर रहा है, गॉशर्स डिजीज़ नहीं कर रही थी. ठीक है, एंड टिपिकली रिजल्ट्स इन न्यूरो डिजनरेशन. तो इसके सिनेरियो में आपको न्यूरो डिजनरेशन के सिम्टम्स भी नजर आएंगे, पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं होगा. ऑलराइट, और इसका टाइम भी याद करना है आपने. उसके बाद नैमान पिक डिजीज है. इट इज कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, पर्टिकुलरली स्फिंगोमाइलिन, क्योंकि इसमें स्फिंगोमाइलिनेज डेफिशिएंट होता है. ऑलराइट, इसके आगे इसके अगले पेज में हमारे पास इसके आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे कि इसमें क्या है. देखें, इसमें आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी. इसमें पेशेंट हाइपोटोनिक है, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, चाहिए रेड स्पॉट, ये भी हम पढ़ते हैं आगे. ठीक है, तो ये हमारे पास नेमान पिक डिजीज़ होगी. म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स डिजेनरेट नहीं होते. ठीक है, जो कि गैग्स होते हैं. एक्चुअली म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इज द अदर नेम फॉर गैग्स. तो इसमें हमारे पास उनके एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द एंजाइम डेफिशिएंट इन द गैग्स मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो इसकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होती है. इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक गैग्स एंड अफेक्टिंग वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. यहाँ पर भी टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं. तो अभी तक हमने 2 स्पेसिफिक बातें पढ़ी हैं कि गॉशर्स डिजीज़ में लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो अफेक्ट हो रहे हैं, CNS नहीं हो रहा. टे सेक्स में CNS हो रहा है और मेजरली CNS की ही इन्वॉल्वमेंट है. उसके बाद पॉम्पेस डिजीज़ पर आ जाएँ तो इट इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लाइसोसोम्स. अब वैसे तो ग्लाइकोजन के एंजाइम साइटोसोलिक होते हैं, लेकिन इसका एक एंजाइम है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज. ये इन लाइसोसोम के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करता है. तो जब पर्टिकुलरली ये वाला डेफिशिएंट हो तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ भी होगी और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी होगी. लेकिन बाकी सारे एंजाइम डेफिशिएंट होंगे तो वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में हम उनको करेंगे, क्योंकि वो आउटसाइड द लाइसोसोम्स हैं. ठीक है, इट इज़ प्राइमरीली अफेक्टिंग मसल्स, क्योंकि ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर में इंपॉर्टेंट है. तो ये वाला जो स्पेसिफिक एंजाइम है ये लाइसोसोम के अंदर होता है इन मसल्स. तो ये मसल्स को अफेक्ट कर रहा है प्राइमरीली एंड लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड प्रोग्रेसिव मसल डैमेज. तो पॉम्पेस डिजीज़ में आपको सिनेरियो मिलेगा मसल वेस्टिंग का, मस्कुलर डैमेज होगा, पेशेंट को टिपिकल मसल वीकनेस होगी, मसल डिजनरेशन होगी. ऑलराइट, फैब्रे डिजीज देखें तो फैब्रे डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लोबोट्रायोअसाइल सेरामाइड. ठीक है, GB3,
बुक में इस कंपाउंड का नाम आप देख लें तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कॉजिंग अ रेंज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग किडनी डिसफंक्शन, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। इसमें अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किडनीज इन्वॉल्व है, सीवीएस सिस्टम है और न्यूरोलॉजिकल यानी सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो बहुत अनकॉमन है, आपको अगर सिनेरियो आएगा ना तो पहली 2-3 में से ही आ जाएगा, गॉशर का, टे-सैक का, नेमान-पिक का, या वेरी रेयर म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस का आ जाए, ठीक है। तो गॉशर और टे-सैक का तो आपको लाजमी सिनेरियो आना चाहिए, और नेमान-पिक डिजीज़ का भी अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे सिनेरियोज पर, ठीक होगी बात। तो ये हमने डिस्कस कर लिए टाइप्स और उनमें एंजाइम डेफिशिएंसीज। तो फर्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है। A mother brought her 6-year-old son to medical OPD with a chief complaint of distension of abdomen since 3 years of age। यानी वो 3 साल से उसको, जब वो 3 साल का था तब से उसके abdominal distension है, अब वो 6 साल का हो गया है और abdominal distension हो गई है। The distension was insidious in onset, यानी abdomen बड़ा हो रहा है। The distension was insidious in onset, painless है, increase with the passage of time, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जा रहा है लेकिन painless है। She also tells about the complexion change of child which has become pale, वो pale हो गया है। There is also history of shortness of breath and easy fatigability, ठीक है। ये असेसरी सिम्टम्स हैं। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जॉन्डिस। अब वो पेल है तो पहली बात उन्होंने बता दी, जॉन्डिस उसको नहीं है। आपके माइंड में सबसे पहले जॉन्डिस आएगा, बट जॉन्डिस उसको नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन पल्स उसकी इतनी है, हाई है, बीपी जो है वो इतना है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। पैलर वॉज प्रेजेंट, पैलर प्रेजेंट है वो हमने पहले भी देख लिया। एंड लार्ज एब्डोमेन विद मैसिव स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली। तो स्प्लीनोमेगाली है, हेपेटोमेगाली है, जिसकी वजह से एब्डोमेन एनलार्ज हुआ है। तो ये आपने किस डिजीज़ में पढ़ा था, ये हमने गॉशर डिजीज़ में पढ़ा था। तो एक रफ सा आइडिया बन गया। अभी हम देखेंगे कि इस आइडिया को हमारे कंफर्म कौन सी चीज़ें कर रही हैं। आपके पास स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली होते हैं गॉशर में। लैब रिपोर्ट्स आर गिवन इन द टेबल। बोन मैरो बायोप्सी रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, यानी कोई ना कोई लिपिड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं। और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस ये भी टिपिकल जो लाइन है, इट इज़ फॉर गॉशर्स डिजीज़, ठीक है। दूसरी बात, आगे पढ़ते हैं कि आपको ये बच्चे की पिक्चर दिखाई हुई है, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लैब रिपोर्ट्स दी हुई हैं। अगर हम लैब रिपोर्ट्स को देखें तो हीमोग्लोबिन उसका कम है, टीएलसी काउंट कम है, बॉर्डर लाइन पर है, प्लेटलेट्स उसके नॉर्मल हैं, मलेरिया एंटीजन एब्सेंट है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल, यानी लैब डायग्नोसिस से ऐसा कुछ खास पता नहीं लग रहा। लेकिन आपको पैलर से, स्प्लीनोमेगाली से, हेपेटोमेगाली से और जो लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस हैं, दिस इज द टिपिकल सिनेरियो ऑफ गॉशर्स डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो किसका है, गॉशर्स डिजीज़ का है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है 6 month ओल्ड इन्फेंट। दूसरी बात ना, टे-सैक्स और गॉशर्स में डिफरेंस ये है कि जो गॉशर्स डिजीज़ का पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, वो आपके पास 2 to 3 ईयर्स यानी 2 से लेके 4 ईयर्स के दरमियान में ना प्रेजेंट करेगा, ठीक है, या 2 to 8 तक भी कर सकता है, ठीक है, यानी उसकी ये वाली एज होगी। लेकिन जो टे-सैक्स डिजीज़ का पेशेंट होगा वो मंथ्स में प्रेजेंट करेगा, या मैक्सिमम भी वो 1 ईयर्स तक करेगा। इससे बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसके प्रेजेंटेशन टाइम उसका यही होगा विद इन 1 ईयर। सो इससे भी आपको एक ना रफ आइडिया हो जाना चाहिए। तो पिछले सिनेरियो में हमने पढ़ा था कि 6 साल का बच्चा है और वो 3 ईयर्स ऑफ एज से उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद अगर आप देखें इस वाले सिनेरियो में तो 6 months ओल्ड इन्फेंट है, यानी 6 महीने का बच्चा है। इट इज़ ब्रॉट टू पीडियाट्रिशियन। अब आपको इससे रफली अंदाज़ा हो जाना चाहिए टे-सैक्स का हो सकता है, ठीक है। अभी नेमान-पिक डिजीज़ भी हो सकता है, बट अभी हमने एक रफ सा आइडिया निकाला कि गॉशर नहीं हो सकता। इज ब्रॉट टू द पीडियाट्रिशियन बाय हिज पेरेंट्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट डेवलपमेंटल डिलेज एंड एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स। हिज पेरेंट्स, अच्छा, डेवलपमेंटल डिलेज हैं यानी उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हैं, ठीक है। हिज पेरेंट्स रिपोर्ट दैट ही हैज़ नॉट बीन रीचिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जैसे एक बच्चे की सर्टन एज है जिसमें उसने बैठना स्टार्ट करना है, सर्टन एज है जिसमें उसने चलना स्टार्ट करना है, वो नहीं रीच कर पा रहा, such as sitting up or making babbling sound like other infants of his age. They also mention noticing a cherry red spot, ठीक है। उसके उन्होंने उसकी आई में एक चेरी रेड स्पॉट भी नोटिस किया है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ही अपीयर्स हाइपोटोनिक, उसके मसल टोन कम है, एंड हैज़ पुअर हेड कंट्रोल, और हेड कंट्रोल भी नहीं है। ये देखिए दिखाया हुआ है कि उसका हेड जो है वो लटका रहता है, वो उसकी नेक की सपोर्ट नहीं है उसको। ऑफ्थैल्मिक और थर्मोलॉजिक एग्जामिनेशन रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ चेरी रेड स्पॉट इन द मैकुला। ही ऑल्सो एग्जिबिट्स एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिफ्लेक्सेस। एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिफ्लेक्सेस का मतलब है, स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे को ज़रा सी आवाज़ दी और वो डर जाएगा एकदम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है स्टार्टल रिफ्लेक्स, ज़रा सा स्टिमुलस और बाद पे अचानक चौंक जाना, तो बच्चे का अंदर ये पाया जाएगा। उसके अलावा हाइपर एक्सटेंशन होगी लिम्स की, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वो लिम्स को ना हाइपरली एक्सटेंड ही करके रखेगा। ब्लड टेस्ट शो नॉर्मल लेवल्स ऑफ मोस्ट बायोकेमिकल मार्कर्स बट एन एंजाइम एसे रिवील सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ हेक्सोसामिनीडेज। तो ये हमने टे-सैक्स में पढ़ा था कि वहाँ पर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट होता है, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके गई हैं? 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट एज है, फिर डेवलपमेंटल डिलेज हैं, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट्स को उन्होंने कोई हिपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली नहीं बताया। दूसरा, चेरी रेड स्पॉट भी टे सेक्स का फीचर है, गॉशर्स का फीचर नहीं है, बट चेरी रेड स्पॉट हमें नईमान पिक में भी आता है। तो इसका और नईमान पिक का डिफरेंस ये है कि एक तो इसमें आपको एंजाइम दिया हुआ है, ठीक है, और नईमान पिक का भी अभी हम सिनेरियो पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि उसके और इसके सिनेरियो में क्या डिफरेंस होता है। What does the lab work indicate? What is being accumulated? What is the prognosis of this condition? Prognosis ये है कि इसकी 2 to 4 years of age में डेथ हो जाएगी। और जो वो वाला हमारे पास गॉशर का पेशेंट था उसकी डेथ होती है अप टू 12 to 14 years of age, या अडल्टहुड तक भी वो जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्नोसिस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला सिनेरियो है अ 4-year-old गर्ल। अब आपको एज से अंदाज़ा हो रहा है कि ये टे सेक्स नहीं है, ये नईमान पिक हो सकती है या कोई और गॉशर हो सकती है। इट्स ब्रॉट टू द पीडियाट्रिशियन बाय हर पेरेंट्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट डेवलपमेंटल रिग्रेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब इसमें डेवलपमेंटल रिग्रेशन भी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है, तो ना ही ये टे सेक्स है क्योंकि उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होती, ना ही डेवलपमेंटल ना ही गॉशर है क्योंकि उसमें डेवलपमेंटल रिग्रेशन नहीं होती। तो अब कुछ आइडिया हुआ कि ये क्या हो सकता है। हर पेरेंट्स रिपोर्ट दैट शी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन हर एबिलिटी टू वॉक एंड स्पीक ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स। तो ये भी उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल रिग्रेशन को शो कर रहा है। दे ऑल्सो मेंशन दैट एमिलेज एब्डोमिन अपीयर्स टू बी इनलार्ज्ड। ऑलरेडी बात कर ली हमने इसकी। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन शी अपीयर्स लेथार्जिक एंड हैज़ पुअर मसल टोन। ऑल राइट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन रिवील्स हिपैटोमेगाली एंड स्प्लीनोमेगाली। तो अब आपने जंप नहीं कर जाना गॉशर्स पर। गॉशर्स में डेवलपमेंटल रिग्रेशन नहीं होती, उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी नहीं होती। उसको क्यों बोला नहीं जा रहा, उससे क्यों नहीं चला जा रहा? शी एग्जिबिट्स डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड जनरलाइज हाइपोटोनिया। मतलब उसकी टोन कम है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम है। लैब वैल्यूज आर शोन इन द टेबल। अब अगर लैब वैल्यूज देखें तो ALT उसके रेज हैं, AST रेज हैं, कोलेस्ट्रॉल रेज है, और ट्राइग्लिसराइड जो हैं उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। और बताया हुआ है कि बोन मैरो माइक्रोस्कोपी डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस कंटेनिंग स्फिंगोमाइलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट है, तो ये गॉशेस तो हो नहीं सकता। इट इज़ नेमान पिक डिजीज जिसमें स्फिंगोमाइलिनेज एब्सेंट होता है। स्फिंगोमाइलिन एक्यूमुलेट हो रहा है, स्फिंगोमाइलिन के एक्यूमुलेशन की वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो ये वाले एंजाइम रेज हो रहे हैं इनकी रीज़न कुछ और है। वो डायरेक्ट इस एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं है, वो स्विंगोमाइलिन से रिलेटेड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये सारा कुछ उसका जो है वो रेज हो रहा है। ठीक है, तो फोमी मैक्रोफेजेस अब आपको अगर नजर आए तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विंगोमाइलिन एक्यूमुलेशन, और ये नेमान पिक डिजीज होगा। ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा? नेमान पिक डिजीज। ऑल राइट, नेक्स्ट सिनेरियो पर चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास है नाइमान पिक डिजीज़ और टे सैक्स का इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। तो ऑनसेट बताया है, इसका ऑनसेट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं 1 2 3 4 टाइप 1 2 3 4, तो उसकी बेस पर डिफरेंट हो सकता है। तो आप एज देख के नाइमान पिक को डायग्नोज नहीं कर सकते। हाँ, एज देखकर आप टे सैक्स और गॉशर्स को जरूर डायग्नोज कर सकते हैं अगर उसका कोई सिनेरियो है आपके पास, तो क्योंकि ये इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजेंट करेगा विद इन 1 ईयर और विद इन 2 ईयर्स ये प्रेजेंट कर जाएगा। जेनेटिक कॉज क्या है? इसमें म्यूटेशंस हो गई है नेमान पिक चैनल टाइप 1 और टाइप 2 जीन्स में, अफेक्टिंग इंट्रासेलुलर लिपिड ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसमें लिपिड्स के अंदर इंट्रासेलुलरली ट्रैफिकिंग नहीं हो पा रही, यानी असल में इसके अंदर डेफिशिएंसी हमारे पास किसकी है? स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की। म्यूटेशंस इन द हेक्सा जीन लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम। लिपिड एक्यूमुलेशन, इसमें मल्टीपल लिपिड्स एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं, ठीक है, जिसमें स्फिंगोमाइलिन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। और इस कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल और ALT और AST हाई हो रहे थे। और इसमें गैंग्लियोसाइड्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसमें GM2 गैंग्लियोसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, इसमें लिवर, स्प्लीन, ब्रेन। अब ये मिक्सचर है गॉशर और टे सैक का, इसमें लिवर भी है, स्प्लीन भी है और ब्रेन भी है। प्राइमरीली अफेक्टेड लीडिंग टू हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, तो नेमान पिक डिजीज में आपको ब्रेन के सिम्टम्स मिलेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी मिल सकती है। ऑल राइट, लेकिन इसमें आपको प्रीडोमिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड इफेक्ट्स मिलेंगे, डेवलपमेंटल रिग्रेशन होगी, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन होगी। ऑल राइट, देखिए चेरी रेड स्पॉट इन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें टाइप बी के अडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, इसमें इवन इन्फेंट्स में भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंस। अगर आप टे सेक्स और गॉशर में डिफरेंस कर रहे हैं तो आपको ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन नेमान पिक डिजीज और टे सेक्स के अंदर इसमें दोनों में प्रेजेंट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसमें आपको हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल रिग्रेशन, एग्जैजरेटेड स्टार्टर रिफ्लेक्सेस इसमें भी एग्जैजरेटेड होंगे नेमान पिक में, और इसमें हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिलेज, चेरी रेड स्पॉट ऑन आई एग्जामिनेशन। ऑल राइट, एंजाइम डेफिशिएंसी, एसिड स्फिंगोमाइलिनेज एंड हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम। लैब वैल्यूज में आपको लिवर एंजाइम ज़्यादा मिलेंगे, लिवर पैनल में शो एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल एंड टैग्स, और इसमें आपको रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम इन ब्लड टेस्ट, और एलिवेटेड लेवल्स होंगे गैंग्लियोसाइड के टिश्यूज़ के अंदर, ब्रेन टिश्यू के अंदर स्पेसिफिकली। उसके बाद प्रोग्नोसिस क्या है कि ये बहुत वेरिएबल इसका प्रोग्नोसिस है। इसके प्रोग्नोसिस के अंदर विद इन हमने अभी पढ़ा है कि विद इन 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ। ठीक है, न्यूरो डिजनरेशन की वजह से ऐसा होता है।
सो ये कुछ डिफरेंसेस थे कि अगर आपको इन दोनों का सिनेरियो आता है तो आपने उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट की तरफ चलें तो लास्ट सिनेरियो है, A 14-year-old boy is brought to the pediatrician by his parents due to concern about joint pain, physical deformities. His parents report that he has been experiencing progressive difficulty walking and participating in physical activities. एक तो वो 14 साल का है, ठीक है, तो ये हमारे पिछले सिनेरियोज में से किसी में भी फिट नहीं हो रहा। हाँ, नईमान पिक में हो सकता है, बट हमने उसमें जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ी। फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ और डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दे ऑल्सो मेंशन दैट ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये भी हमने पीछे किसी डिजीज़ में नहीं पढ़ा। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ही एग्जिबिट शॉर्ट स्टेचर एंड डिस्प्रपोर्शनेट स्केलेटल फीचर्स इंक्लूडिंग शॉर्ट लिम्स एंड अ बैरल शेप चेस्ट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बैरल शेप चेस्ट है, लिम्स कितने शॉर्ट हैं और डिस्प्रपोर्शनेट स्केलेटल फीचर्स हैं कि ट्रंक थोड़ा बड़ा है और लिम्स छोटे हैं और फेस की भी बड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा ही हैज़ जॉइंट स्टिफनेस एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन हिज शोल्डर्स, एल्बोज, हिप्स एंड नीज। ही ऑल्सो हैज़ कॉर्नियल क्लाउडिंग, यानी कॉर्निया पे अगर हम उसके देखें तो वाइट वाइट सा क्लाउडी लाइक अपीयरेंस है, कैरेक्टराइज बाय अ हेजी अपीयरेंस ऑफ द कॉर्नियाज। ब्लड टेस्ट रिवील डिक्रीज लेवल्स ऑफ अराइल सल्फेटेज बी एंजाइम एक्टिविटी। तो जो अराइल सल्फेटेज एंजाइम है ना हमारे पास, ये गैग्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और गैग्स यानी ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन्स को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। स्पेसिफिकली इसमें हमारे पास जो कंपाउंड ये डिग्रेड करता है दैट इज़ एन एसिटाइल सल्फेटेड एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन को ये हमारे पास डिग्रेड करता है, तो वो हमारे पास इसमें एक्यूमुलेट होने लग जाता है। डर्माटान सल्फेट के अंदर और कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट के अंदर वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ हमारे पास ये होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप 6 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस का सिनेरियो था। तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये सिनेरियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले जो हमने सिनेरियोस पढ़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन ये 6 वाली एक टाइप है इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ऐड कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको एक बार खुद थॉरली पढ़ें चारों को, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो के सिनेरियोस किस तरह से आपने डायग्नोस करना है और वो किस तरह से आ सकता है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।